नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चंदन जीएस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। यदि इस वीडियो का लेक्चर चाहिए पीडीएफ के रूप में आप हमारे चंदन जीएस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। यह चैप्टर पॉलिटी का है और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पक्ष, और इसमें हम लोग 1773 से लेकर के 1947 तक के एक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इस अध्याय में हम लोग 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी के एक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था। यह वीडियो बीपीएससी एग्जाम, टीचर एग्जाम, एसआई एग्जाम, इंटर एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम एवं अन्य एग्जामों के लिए उपयोगी है, जिसमें पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर 1600 ईस्वी के द्वारा प्राप्त हुआ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी, अब भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद नाम से दो संधि हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इस संधि के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने चौतराई से समझौता किया और चौतराई से क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बक्सर के युद्ध में भारत की 3 प्रमुख शक्ति भाग ली थी। दिल्ली का सम्राट, जिनका नाम शाहआलम द्वितीय था, अवध का नवाब, जिनका नाम शुजाऊ दौला था, बंगाल का नवाब, जिनका नाम मीर कासिम था। और तीनों से कौन लड़ी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके सेनापति उस समय हेक्टर मुनरो थे। और तीनों शक्तियों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूपेण एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अगला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य। अब यहाँ से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर यानी कि आज्ञा पत्र मिला था। चूँकि अब व्यापारिक कंपनी से यह एक राजनीतिक कंपनी बन गई, इसलिए क्या किया गया, इसके लिए एक एक्ट लाने का प्रयास किया गया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियंत्रित और नियमित कर सके। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सम्राट द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को मान्यता मिली। इसका मतलब यह हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही है उसे ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता मिल रही है, उसके जो भी काम हैं वे वैध साबित हो रहे हैं। इसके लिए ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अगला है, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई? मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर, दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब एक सेंट्रलाइज व्यवस्था बना दी गई। अगला है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऐसे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों यानी प्रांत के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अगला है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत
कहाँ पे? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा बनने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि 3 न्यायाधीश का नाम चेम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड था। नेक्स्ट है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी। नेक्स्ट है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उस कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट है, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि अर्थात कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। प्राधिकार मतलब ऑथोरिटी होता है, यानी कि अब जो है कलकत्ता की सरकार ऑथोरिटी हो गई जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकती थी। अगला है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, अर्थात इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। देखिए, राजनीतिक काम अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक काम अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 तरह की शासन व्यवस्था अब हो गई। इस एक्ट के द्वारा ही नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। पहले से एक संस्था काम कर रही थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके द्वारा क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला है, व्यापारिक मामलों का अधीक्षण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी, जबकि राजनीतिक मामलों का अधीक्षण बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। याद रखिएगा, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ और पिट्स के द्वारा यह जो है एक्ट लाया गया था, इसे इम्प्लीमेंट करवाया गया था। पिट कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इकलौता ऐसा एक्ट है जिसका नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पे रखा गया है। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। मतलब जो भारत से रेवेन्यू मिल रहा है उसी रेवेन्यू से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी के वेतन का भुगतान किया जाने लगा। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसा कह सकते हैं जो उसे चार्टर मिला था उसका क्या कर दिया गया, रिन्यूअल कर दिया गया। ठीक है, और 20 वर्षों के लिए इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। अगला है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था उसे छीन लिया गया। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन में से एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही वैध रूप से भारत में व्यापार कर सकती है। अगला है, चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, क्योंकि चाय जो है उस समय बहुत ही मुनाफा वाला कारोबार होता था। अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती प्रारंभ की और चाय का तलब लोगों को लगवाना शुरू कर दिया। इसलिए क्या हुआ, चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। अगला है, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार का द्वार क्या हुआ, खोल दिया गया। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई। देखिए,
अंग्रेज जब भारत आए थे उनका दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था व्यापार करना, दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना। इसके लिए ब्रिटेन में मिशनरी बनी हुई थी। मिशनरी जो कि समाज सेवा करती थी, वह दूर क्षेत्र में या भारत में मेडिकल संबंधी सर्विस भी प्रदान करती थी और एडुकेशन भी देती थी, परंतु उनका जो मेन मोटो था वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। तो 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दे दी गई। अगला है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुता एवं प्रकट एवं स्थापित किया। मतलब 1813 का जो एक्ट है उसके तहत क्या हो गया, ब्रिटेन के राजा पे, मतलब भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे क्या हो गया, भारत के क्षेत्र पे ब्रिटेन की महाराजा की संप्रभुता। अगला है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो आपको याद होगा यह वही लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं जिन्होंने सती प्रथा को भारत में बैन किया था। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधि निर्माण शक्ति से वंचित कर दिया। इसका तात्पर्य है कि 1833 एक्ट में एक प्रावधान लाया गया जिसके तहत मद्रास के गवर्नर अब कानून नहीं बना सकते थे एवं बम्बई के गवर्नर भी अब कानून नहीं बना सकते थे। तो 1773 ईस्वी में जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति शुरू की गई उसे 1833 ईस्वी में काफ़ी बढ़ा दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और 1833 एक्ट के तहत उसे व्यापार करने के अधिकार छीन लिए गए। नेक्स्ट है, विधिक परामर्श हेतु अर्थात कानूनी सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहली बार 1833 एक्ट के तहत ही यह बात किया गया कि अब भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन किया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की जाएगी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विरोध कर दिए, इस कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1833 एक्ट के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1773 एक्ट जो शुरुआत हुआ है वह 1853 में जाकर के समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके बाद भारत के इतिहास की दिशा बदल जाती है। तो इसका जो है पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया गया। विधायी यानी कि कानून संबंधी काम और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी काम को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें क्या कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यानी कि अभी जो आप लोकसभा देख रहे हैं उसका जन्म 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही हुआ। 6 नए पार्षद जोड़े गए और उसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। नेक्स्ट है, इस एक्ट के तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। इसका मतलब ये हो गया, जो एक नई लोकसभा बनी उसमें से 4 का चुनाव होगा और 4 का जो चुनाव होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो प्रांतीय सरकार होगी वहाँ से चुने जाएंगे सदस्यों को। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया।
कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। देखिए, जिसे डीएम को बनाना है तो क्या किया जाएगा, डीएम को चुन लिया जाएगा, रेंडमली किसी को भी डीएम बना दिया जाएगा। इसे कहेंगे सेवा में नामजदगी, यानी कि इनका नॉमिनेशन हो गया। ऐसे अभी डीएम के लिए यूपीएससी एग्जाम लेती है तो डीएम बनते हैं, ये हो गया प्रतियोगी परीक्षाओं। तो 1853 एक्ट के तहत सेवा में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। जो व्यवस्था 1833 में आरंभ करने की बात कही गई थी, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन 20 साल के बाद फिर से इसे स्टार्ट किया गया। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो इस तरह से इस अध्याय में कुल मिलाकर के 43 पॉइंट बन रहे हैं। यदि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाइए और इसे याद कर लीजिए तो इस चैप्टर से संबंधित आपके सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।